दोस्तों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वर्डिक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसी कड़ी में एक और वर्डिक्ट कल आ चुका है। तो ऐसे में हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या होता है, और पहले के कौन कौन से केसेस हैं, और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई भी रूलिंग पार्टी है ना, उसके हारने के उतने ही चांसेस हैं जितने कि सामने वाले के हारने के। दैट मीन्स रूलिंग पार्टी के जितने ज़्यादा हारने के चांसेस होते हैं, या फिर बराबरी की जब भिड़ंत होती है इलेक्शंस में, आप ये मान के चलो उतना ही ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। अदरवाइज इलेक्शंस में जहां तक कहा जाता है वो मोर और लेस एक तरीके का फॉल्स कंडक्ट कंसिडर किया जाता है। बट यहां पर इंडिया की बात करें तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट जैसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं जिनके चलते हमारे यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, साथ ही साथ इलेक्शंस में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा सके, अकाउंटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स भी फिक्स हो सके। इसके लिए बहुत सारे काम किए जा चुके हैं, और ये प्रोसेस जो है ये अपने आप में एवोल्यूशनरी है, आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि आज जो कह दिया वो फाइनल है। हो सकता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई आने वाले समय पर कोई डिफरेंट ओपिनियन आए, या उसमें कुछ एडिशन हो जाए। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए अभी एक मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। वो ये था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास में केस जाता है जुलाई में पिछले साल। और उस केस में ये था कि अरुणाचल प्रदेश के 2019 के इलेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, अरुणाचल प्रदेश के 2019 के असेंबली इलेक्शन, उसमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा। बट उन्होंने जो एफिडेविट दायर किया, जिसमें वोटर्स को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है कि हाँ जी, मेरे पास में क्या प्रॉपर्टी है, क्या मेरे पास में एसेट्स हैं, और मेरे खिलाफ में कौन से क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी डिटेल देनी होती है। तो बोलो, उस कैंडिडेट ने अपनी कुछ एसेट्स के बारे में नहीं दी, तो ऐसे में उसकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जानी चाहिए, उसकी जो मेंबरशिप है उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस बात को मान लिया। अल्टीमेटली मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर कही कि एक इंडिविजुअल जो चुनाव लड़ रहा है उसका भी एक प्रिवेसी का अधिकार होता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को एक्सपेंड करते हुए के.एस. पुट्टा स्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और इसी बात को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए कहा कि नो डाउट एक कैंडिडेट जब चुनाव में उतरता है तो वो लोगों से वोट की अपील करता है, बट दैट डजंट मीन कि वो अपनी प्रिवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों का जो अधिकार है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू नो, और या फिर हम उसको कह सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, बोलो वो एब्सोल्यूट नहीं है कि लोगों के सामने एक कैंडिडेट अगर वोट मांगने जाए तो अपनी सारी XYZ प्राइवेट चीजों के बारे में भी डिस्क्लोज करे। एक प्रॉपर बैलेंस बनना चाहिए। तो ये जो डिबेट है ना, राइट टू नो वर्सेस राइट टू प्रिवेसी, इसको एक अलग ही मोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब एक इंडिविजुअल कैंडिडेट बन के वोट मांगने के लिए जाता है तो उस टाइम पर वो एक इंडिविजुअल भी होता है, उसकी खुद की प्राइवेट राइट्स भी होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए हुए हैं। तो ऐसे में ये डेवलपमेंट हमारे लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये केस जो है ना, ये कारिकोकरी, ये इस नाम के इंडिविजुअल, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 2019 के असेंबली इलेक्शन में तेजू असेंबली से चुनाव लड़ा। और इनके अगेंस्ट में जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनके साथ में इनका कंपटीशन था। अल्टीमेटली उन्होंने चुनाव जीत लिया। बट होता क्या है कि इनके जब एफिडेविट को कांग्रेस के कैंडिडेट ने पूरा अच्छे से इवैल्यूएट किया, पता किया, तो पता पड़ा कि इनकी वाइफ के नाम पर कुछ एसेट्स थे, जैसे कि स्कूटी हो गई, मारुति ओमनी वैन हो गई। बोले इनके बारे में इन्होंने ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ही नहीं किया एफिडेविट में। तो बोले इनकी मेंबरशिप को खत्म कर देना चाहिए। और ये बात गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी मान ली। दैट मीन्स यहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जो मेंबरशिप थी वो हो गई खत्म। अब ऐसे में ये पहुंच गए फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच इस केस को सुन रही थी। एक तो है आपके अनिरुद्ध बोस, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, और दूसरे हो गए जस्टिस संजय कुमार। इन्होंने ये कहा कि देखो, एक कैंडिडेट के ऊपर ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे। हाँ, ये बात सही है कि उस कैंडिडेट के पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अपनी उनकी लाइफस्टाइल को बहुत लाविश बना देती है, तो उन बातों को तो डेफिनेटली डिस्क्लोज करना जरूरी है। इसका मतलब अगर कोई प्रेशियस एसेट है बहुत, जैसे मान लो कि डायमंड प्लांटेड कोई घड़ी है, या फिर कोई लग्जरी कार मेंटेन कर रखी है, तो बोलो उनके बारे में बताना तो फिर भी चलो जरूरी हो जाता है। बट अगर एक इंडिविजुअल के कपड़े, जूते, डे टू डे लाइफस्टाइल के बारे में अगर डिटेल्स आप मांगने लग गए तो उस इंडिविजुअल की प्रिवेसी भी तो कुछ मैटर करेगी। तो ऐसे में यहां पर
जो क्री नाम से ये एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश असेंबली में, बोला उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की गई वो उनकी प्रिवेसी के अंडर आती है। तो ऐसे में हमारा जो एक कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, उसमें सेक्शन 123 क्लॉज 2 में जो करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है कि आप या तो इन्फॉर्मेशन देते नहीं हो या गलत देते हो तो ऐसे में आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो बोले ये प्रोविजन यहां पर लागू नहीं होता। कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये आ गया कि यहां पर एक थिन लाइन क्रिएट की है कि राइट टू नो, राइट टू प्रिवेसी जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं। नो डाउट वोटर्स को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने कैंडिडेट के बारे में पूरा जाने, बट दैट डजंट मीन कि एक कैंडिडेट के बारे में, उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, डे टू डे लाइफ के बारे में भी आप छानबीन करने लग जाओ तो फिर उनका राइट टू प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ऐसे में गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसको यहां पर बिल्कुल कहते ना कि एक तरीके से चेंज कर दिया है, इनवैलिडेट करार कर दिया है कि भाई सीधी बात है गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो बोला वो ठीक है, बट यहां पर आपको थोड़ा लार्जर इंटरप्रिटेशन लेने की जरूरत है। इसका मतलब ये हो गया कि राइट टू प्रिवेसी जो है ना, दैट इज इम्यून टू वोटर और पब्लिक पोजीशन। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक पहले इंडिविजुअल है, फिर उसके बाद में वो वोटिंग के लिए एक कैंडिडेट है जो कि अलग अलग पार्टी या फिर इंडिपेंडेंटली अपने वोटर्स से अपने वोट की डिमांड कर सकते हैं। तो ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर निकल के आई। अब यहां पर इस बात को बड़ा क्लियरली कहते हुए बहुत सारा एक डिटेल डिस्कशन वहां पर देखा जाता है। आप देखते हो कि आप ये जरूर देखने वाली बात होती है कि एक इंडिविजुअल वहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गलत है या सही, पर इसके लिए एक इंटरेस्टिंग जजमेंट और हम यहां पर रिकॉल कर सकते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी तरीके का एक केस जाता है जिसमें ये कहा गया कि एक कैंडिडेट ने जो है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो झूठी बताई थी। तो ऐसे में उस इंडिविजुअल की कैंडिडेचर या फिर उस इंडिविजुअल की जो मेंबरशिप है उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो वहां पर कोर्ट ने क्या बोला, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि बोला इंडिया में हमारे जो वोटर्स का वोट देने का जो एक कहते हैं ना स्टैंड, वो एजुकेशन को देख करके कभी भी नहीं होता है। ये मैंने अच्छे से आपका जो पॉलिटी वाला करंट अफेयर वाला सेगमेंट है उसमें अच्छे से समझा है कि देखा जाए तो वहां पर हमारे इलेक्शंस में जब वोट डाले जाते हैं तो कोई भी कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन को नहीं देखता कि कितना पढ़ा लिखा है, और ना हमारे वोटिंग बिहेवियर पर इसका असर पड़ता है। तो ऐसे में आप केवल एजुकेशन के आधार पर ये कहो कि हाँ जी इस इंडिविजुअल की मेंबरशिप खत्म हो जानी चाहिए, तो बोले ये चीज वैलिड नहीं है। और इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या कही सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो यहां पर कौन से एसेट्स को आप डिस्क्लोज कर सकते हो, कौन से को नहीं, कौन सा मैंडेटरी है, उसके लिए कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि हाँ जी ये आपके सामने लिस्ट है, ये चीजें आपको सारी डिटेल बता देनी है। बोला ऐसा कुछ नहीं है। राइट टू नो इज नॉट एब्सोल्यूट। यहां पर देखने वाली बात है कि वो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उसका राइट टू प्रिवेसी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो डिस्क्लोज की जाए इंफॉर्मेशन। वोटर्स के बिहेवियर पर अगर असर देखा जाए कि हाँ वो वोट कैसे देने वाले हैं, वोटर्स को रुझान देने की कोशिश की जा रही है, तब तो देखो वहां पर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए, अदरवाइज डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर सेक्शन 123 ऑफ 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करें तो उसमें करप्ट प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, गलत तरीके से लोगों को रुझान में लाना चाह रहे हो, तो वो देखो कहीं ना कहीं करप्ट प्रैक्टिस के अंडर आ जाएगी। बट एक इंडिविजुअल यहां पर अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को रिवील ना करे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज फिर आपको पता है सेक्शन 123 क्लॉज 4 वहां पर फिर इंडिविजुअल के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन करता है कि अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा देखा जाए तो आप देख सकते हो कि वो अगर गवर्नमेंट के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट में है, सीधी बात है गवर्नमेंट में खुद मंत्री है या फिर खुद एक एमएलए बना हुआ है, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम कर रहा है, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। बट यहां पर ये जो पूरा मामला है ये सेक्शन 123 का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 का वायलेशन नहीं दिखाई देता। इसके अलावा देखो सुप्रीम कोर्ट के कई प्रीवियस जजमेंट्स हैं जिनको हमें यहां पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला केस तो है आपका 1978 का, जिसमें साफ साफ ये कहा था कि देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका मतलब कैसे भी हो हमारे यहाँ पर धांधली नहीं होनी चाहिए चुनावों में, और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए सरकार भी कोऑपरेट करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूटिव तो चलो ठीक है कि अपनी मनमानी करने की कोशिश करे, बट वहां पर सुप्रीम कोर्ट फिर बाद में आ जाता है। ये केस था आपका मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा आपका था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 का, और 2003 में एक और केस आता है जिसका नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। इसमें क्या कहा कि भाई सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया कि किसी इंडिविजुअल के खिलाफ में कोई अगर क्रिमिनल
प्रोसीडिंग चल रही है या कोई केस चल रहा है तो उसके बारे में वो बताएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रिवील करेगा, फाइनेंशियल एसेट्स क्या है वो बताएगा, क्योंकि ये सारा का सारा एक वोटर के राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर आ जाता है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्री एंड फेयरनेस को मेंटेन रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी कि जो भी ईवीएम्स है, आपकी जो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वहीं दूसरी तरफ कई जगह पे आपको पता है बैलेट से भी वोटिंग पड़ती है, तो उसमें नोटा का बटन दो। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव, कि एक इंडिविजुअल को अगर वोट देते टाइम लगे कि भाई ऑप्शन में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, तो उनके पास में नन ऑफ द अबव का ऑप्शन होना चाहिए। वो बात ठीक है कि ये एक टूथलेस टाइगर है। टूथलेस टाइगर का मतलब कि नन ऑफ द अबव को अगर ज़्यादा वोट मिल भी गए बाकी कैंडिडेट्स जो लिस्ट है उनसे ज़्यादा, तो उन कैंडिडेट्स की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। बट अगेन कम से कम एक पॉइंट तो क्लियर हो जाता है ना कि वाकई में पॉलिटिकल पार्टीज ने या इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने जिन्होंने वहां पर वोटिंग लिस्ट में अपना नाम डलवाया था, आई मीन जिन्होंने कैंडिडेचर अपनी फाइल की थी, नॉमिनेशन डाला था, बोलो उनको रिजेक्ट करने का तो एक पॉइंट बन गया ना कि भाई आप में से कोई भी काबिल नहीं है। कम से कम एक मैसेज तो जाएगा। तो इस तरीके से नोटा वाला प्रोविजन भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर, और 2024 का लेटेस्ट अपडेट आपको पता ही है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज किया गया, जिसमें डोनर कौन है, किसने किस पार्टी को कितना डोनेट किया, इसके बारे में वोटर्स को पता ही ना पड़े, और उसमें भी फिर एसबीआई जैसे गवर्नमेंट बैंक को आपने इन्वॉल्व कर दिया, तो ये चीज कहीं ना कहीं राइट टू नो के अगेंस्ट में थी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उस स्कीम को, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ही स्क्रैप कर दिया। तो ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। एक तरफ तो था आपका राइट टू प्रिवेसी, एक तरफ राइट टू नो। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू नो ज्यादा डोमिनेट करता है राइट टू प्रिवेसी पे, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, राइट टू प्रिवेसी और राइट टू नो के बीच में एक बैलेंस बनना चाहिए। जाते जाते अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पहले आया हुआ है प्री में, आंसर जरूर देना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।